हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप ज़रूर देखें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो अब हम पीजीटी 2013 का पेपर अपलोड कर रहे हैं, तो इसको भी पूरा देखें। और भी पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, चाहे आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हों या टीजीटी हिंदी से, तो दोनों ही पोस्ट के लिए ये पेपर्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो सकता है। पीजीटी का क्वेश्चन आपको टीजीटी में भी मिल सकता है और टीजीटी का क्वेश्चन आपको पीजीटी में भी मिल सकता है। साथ ही एक व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, यानी कि प्रश्न और ऑप्शंस और आंसर के साथ साथ आपको व्याख्या दी हुई है, जिससे कि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, रिवीजन होने वाला है, प्रैक्टिस होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पीजीटी 2013 का हिंदी का प्रश्न पत्र। फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहां आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए, प्रतीक्षा आचार्य। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं आपको और राइट ऑप्शन भी दिया हुआ है, साथ ही व्याख्या भी दी हुई है। तो राइट ऑप्शन भारवी है। भारवी श्री काव्य प्रतिभा सर्वमान्य है। मल्लीनाथ ने भारवी के वचन को नारिकेल फल सम्मितहम तथा रस गर्भ निर्भर सार बताया है। इसका तात्पर्य है कि वह बाहर से कठोर और भीतर से रस पेशल किंतु सारमय है। मल्लीनाथ ने भारवी के काव्य को नारिकेल फल के समान बताया है, जिसका बाह्य रूप रूक्ष तथा विषम और अंतर में काव्य का मधुर रस निहित है। भारवी की वाणी नारिकेल फल के समान है। नेक्स्ट इज, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इस उक्ति को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कविता की उक्ति एकांगी और अस्पष्ट है, अतः वृत्ति का चित्र कविता का एक रूप मात्र है। द्विवेदी जी ने काव्य और कविता को पर्याय रूप में प्रयुक्त किया है। कविता के लिए छंद अनिवार्य है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? राइट ऑप्शन है अवधी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली नहीं आती है और खड़ी बोली ब्रजभाषा कन्नौजी हिंदी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में हरियाणवी या बांगरू कौरवी या खड़ी बोली ब्रजभाषा या बुंदेली या बुंदेलखंडी और कन्नौजी, ये 5 बोलियां बोली जाती हैं। इस क्षेत्र के बाहर दक्षिण में बम्बई, मद्रास और हैदराबाद के आसपास जो हिंदी प्रायः मुसलमान घरों में बोली जाती हैं, उसका संबंध भी इसी वर्ग से है। उसी बोली को दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। इन 6 बोलियों को 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी आकार बहुला और 2 शेष 3 ओकार बहुला हैं। नेक्स्ट इज, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय का आधार उसके साथ प्रयुक्त क्रिया, उसके साथ प्रयुक्त विशेषण है। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों की नीति का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वह पुरुष जाति के लिए आया है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज, चिरंजीवऊ जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानु जा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? राइट ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है।
श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों तो श्लेष अलंकार होता है। बिहारी के इस दोहे में वृषभानुजा यानी कि वृषभान की पुत्री राधा और हलधर यानी कि बलराम के वीर अर्थात भाई के लिए शुभकामना प्रकट की गई हैं। पर वृषभानुजा तथा हलधर इन दोनों शब्दों का अन्य अर्थ भी निकलता है, जिसमें कवि का विनोद झलकता है। वृषभानुजा अर्थात वृषभ जो कि बैल की अनुजा अर्थात गाय, और हलधर का अर्थ भी बैल ही है, तो इसीलिए ये श्लेष अलंकार हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्पाद्य। तो फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। यह नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं जिन्हें कार्यावस्था कहते हैं। तो ये वो 5 भाग हैं, तो आप देख लीजिए। प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। तो उत्पाद्य जो है वो नहीं है कार्यावस्था में, ये 5 हैं कार्यावस्था में। नेक्स्ट है, पंजाबी की लिपि है। पंजाबी की लिपि है, सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुमुखी। पंजाबी अधिकतर गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जिसका विकास सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने लिपि का सुधार करके और देवनागरी मात्राओं को जोड़कर किया था। मुसलमान फारसी लिपि का और हिंदू नागरी का प्रयोग करते हैं। पंजाब में भाषा और लिपि को सांप्रदायिक स्तर पर उठाया जाता रहा है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब है विषादांत। अर्थ प्रकृत्य प्रयोजन सिद्धि हेतवः, अर्थात प्रयोजन की सिद्धि के लिए हेतु अर्थ प्रकृतियां हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अर्थ प्रकृतियां कथा वस्तु के वे अंग हैं जो उसे कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। इनके 5 भेद हैं जो हैं बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। नेक्स्ट इज, शब्दार्थी सहितौ काव्यम किसने कहा है? राइट ऑप्शन है सी, भामह। तो शब्दार्थी सहितौ काव्यम भामा ने कहा है। नेक्स्ट इज, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो बताना है कौन सा कारक है। तो यहाँ है अपादान, जिससे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कल्पित रूप में कोई वस्तु अलग होती है। यानी कि प्रश्न में कहा है उससे अच्छे तो आप हैं, इस वाक्य में उससे आप से तुलना की गई है और तुलना के योग में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। सही जवाब है बी, महावीर चरित्र। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक भवभूति रचित महावीर चरित्र है। तो भवभूति रचित है ये। भवभूति के 3 नाटक उपलब्ध हैं, महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरितम। महावीर चरित्र भवभूति का प्रथम नाटक है और इसमें 7 अंकों में रामायण के पूर्वार्ध, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण और राम राज्याभिषेक की कथा वर्णित है। नेक्स्ट इज, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, विभूति नारायण राय। तो वर्तमान साहित्य जो है एक मासिक पत्रिका है और यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। वर्तमान साहित्य पत्रिका के जो संपादक हैं वो विभूति नारायण राय हैं। नेक्स्ट इज, सन 9 से 27 कथा आरंभ बैन कवि कहा। मैं 9 से 27 का ईस्वी सन क्या होगा? तो यह होगा 1520। नेक्स्ट हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? सही जवाब ऑप्शन सी, जातिवाचक। जिस संज्ञा से एक प्रकार की अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अंग्रेजी में द्रव्यवाचक एवं समूहवर्तवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नानुसार जय चंदों संख्या के जातिवाचक भेद के अंतर्गत आता है। हिंदी में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक 3 संज्ञाएं होती हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन विभाव। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहा जाता है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो सबसे पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता पर समीक्षा लिखी। बालकृष्ण भट्ट जी ने नील देवी परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी। नेक्स्ट इज मोहिका हंसेसी की कोहरही किसने कहा है? सही जवाब जायसी ने शेर शाह से। नेक्स्ट इज निबंध गद्य की कसौटी किसने माना है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध को गद्य की कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट है उसने छल से पराजित किया, मैं छल से में कौन सा कारक है? छल से, तो से आ रहा है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, करण। छल से यानी छल करना अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। जहां अशिष्ट व्यवहार किया जाए वहां तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। नेक्स्ट है, और करण कारक का जो चिन्ह है से के द्वारा है। और इतना सुन के पात साही जी, श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध है। तो यहां पर आ रहा है ये पंक्तियां दी हुई हैं और यहां पर जो सही ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन बी, चंद छंद वर्णन की महिमा से। नेक्स्ट इज वंद धातु के लंग लकार में के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों ही गलत हैं, क्योंकि ये बात हो रही है लंग लकार की। तो यहाँ पर जब भी हम लंग लकार की बात करते हैं तो आ पहले लग जाता है, अवंद इस तरह से, तो आ लगता है सभी लकार में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत माना है और इसका इस तरह का क्वेश्चंस होते हैं उनके सभी को 1 मार्क दिया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी, कलत्र। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान मग्न यानी कि समास की बात हो रही है, 2 पद हैं और विग्रह करेंगे तो ये आता है ध्यान में मग्न। तो ध्यान में आ रहा है तो मैं विभक्ति यानी कि विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो पहली बात ये तत्पुरुष समास हुआ। और अगर पूछा जाता कौन सा तत्पुरुष है तो ये होता अधिकरण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर। तो यहाँ मैं का प्रयोग हो रहा है ध्यान में मग्न, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न जिस समास में उत्तर पद अर्थात अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अगर आपको समास का कोर्स देखना है कंप्लीट तो मैंने अनअकैडमी पेज को फॉलो करके आप समास का कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री पूरा कोर्स है, समास के बारे में सभी जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। तो उस कोर्स को ज़रूर देखें। unacademy.com/user/प्रतीक्षा पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है तो ज़रूर फॉलो करें। समास, संधि और हिंदी व्याकरण से संबंधित काफ़ी कोर्सेज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।
स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन है? तो अब आप देखेंगे सभी में अ लगाया हुआ है, तो लंग लकार आएगा तो वहां पर अ लगा हुआ होगा। तो राइट ऑप्शन बी है अस्पृश्यताम। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में अस्पृश्यतम अस्पृश्यत होगा, अस्पृश्यताम नहीं होगा। नेक्स्ट है जदापि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। कविता की यह परिभाषा किसकी है? राइट ऑप्शन सी केशव दास। नेक्स्ट है राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन सी वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। स्वश्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो चतुर्थी विभक्ति में स्वसु गलत रूप है। ऑप्शन बी स्वश्रे स्वस्रभ्याम स्वसभ्य सही रूप है। नेक्स्ट इज 12 बरसी ले कुकर जिए ओ 13 ले जिए सियार बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? राइट ऑप्शन आलाह की। तो यह परमाल रासो ग्रंथ की आलाह विधा की रचना है जो जगनिक के द्वारा लिखी गई है, परमाल रासो। नेक्स्ट इज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? सही जवाब है ऑप्शन बी भारतेंदु युग। नेक्स्ट वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे है? राइट ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र से। नेक्स्ट है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? सही जवाब ऑप्शन ए कृष्ण। नेक्स्ट इज मणिकर्णिका आत्मकथा है। ऑप्शन तुलसी राम की मणिकर्णिका। नेक्स्ट है रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामार्चन पद्धति में। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है किसने कहा है? ऑप्शन सी पंत ने। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। नेक्स्ट इज निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? सही आंसर हिंदी प्रदीप में। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन है? तो यहाँ देखेंगे आप ये चारों ही गलत हैं। लंग लकार आपको बताया है तो ये आ लगा हुआ होगा तो तभी ये लंग लकार आता है। जो भी धातु होती है उसमें अ जुड़ा हुआ होता है लंग लकार में, तो यहाँ पर आ किसी में भी जुड़ा हुआ नहीं है तो ये सभी गलत हैं। तो यहाँ पर भी 1 नंबर आपको मिल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर गलत आता है कोई भी हो जाता है ऐसा एग्जाम में अक्सर। नेक्स्ट है राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहे। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इसमें कौन सा अनुप्रास है? सही जवाब सी लाटानुप्रास। नेक्स्ट इज निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? सही है भ्रातृ जाया। भ्रातृ जाया तत्सम शब्द है। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? राइट ऑप्शन शकुंतला माथुर। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, तो सन भी पूछ लिया जाता है कि कब प्रकाशित हुआ। इस सप्तक में जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं उनमें हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। तो ये
सात कवि दूसरे सप्तक में शामिल थे जिनकी रचनाएं संकलित हुई थीं और ये सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हिंदी का पार्ट 1 यहीं एंड करते हैं पीजीटी का, और क्वेश्चंस लाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।